नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। देश दुनिया की 10 टॉप खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जो कि जानना जरूरी होता है यदि हम आम जीवन में अपने आप को समाज से जोड़कर रखते हैं तो देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा समय निकालिए और इन 10 महत्वपूर्ण खबरों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले हम बीएसएनएल की बात करते हैं। बीएसएनएल जिस पर देश का हमेशा से भरोसा रहा। जब पहला सिम कार्ड बीएसएनएल ने जारी किया था तब लोगों ने लाइनें लगाकर उस सिम कार्ड को खरीदा था, ये हम जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे बीएसएनएल के प्रति लोगों का रुझान कम होता गया। इसके लिए बीएसएनएल खुद जिम्मेदार रहा। लेकिन अब बीएसएनएल ने किस तरह से वापसी की है बता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल का अनऑडिटेड परिचालन राजस्व पहली तिमाही में 10% बढ़कर 4,418 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का औसत प्रति उपभोक्ता राजस्व, यानी एक उपभोक्ता कम से कम कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो 100 रुपए से बढ़कर 102.7 रुपए हो गया। सिंधिया के अनुसार यह वृद्धि बीएसएनएल के बेहतर प्रदर्शन और ग्राहकों के बढ़ते भरोसे का संकेत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड के एक मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु तनाव बढ़ाने से बचने के लिए राजी किया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन पोलैंड के एक सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने यह दावा किया। भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे से जब हम गुजरते हैं रेल मार्ग से, तो चारों तरफ हम जब दोनों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत छोटे छोटे घर नजर आते हैं और ये भूमि पता चलती है कि रेलवे की है। तो जब आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि आखिर कितनी जमीन पर रेलवे की लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, भारतीय रेलवे मार्च 2025 की 1068.54 हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण दर्ज किया गया, जो लगभग 42 नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ऐसे 42 स्टेडियम या करीब 1496 फीफा फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यानी इतनी जमीन पर कब्जा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में केवल 98 हेक्टेयर रेलवे भूमि ही अतिक्रमण से मुक्त कराई जा सकी। यानी कितना कठिन है, अगर एक बार कब्जा हो जाए वर्षों का, तो उसे रेलवे के लिए भी हटाना। राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है, ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से दुरुस्त आगामी जो जनसंख्या है या आगामी जो विकास कार्य उनको देखते हुए किया जा सके। अमेरिका से फिर एक ऐसी आवाज उठ रही है जिसको लेकर भारत असहज हो सकता है, लेकिन भारत का इरादा स्पष्ट है कि वो अपने हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता। अब इसको देखते हुए अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं उनमें रिचर्ड ब्लूमेंथल, जीन शाहिद और रोजर विकर, केटी ब्रिट, ये सेनेटर हैं। इन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले भारत सहित 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रख दिया है। यह प्रस्ताव रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि यह फिलहाल केवल प्रस्ताव है, कानूनी रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका से फिर ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जिसके चलते भारत को दबाव में लाने की कोशिशें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। लेकिन भारत अब इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? फिलहाल तो शांत है, चुप है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं ये देखते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का सोनम वांगचुक के आंदोलन को समर्थन देना राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं का हवाला देकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे के अनुसार उन देशों में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण लोग सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये वांगचुक को समर्थन देकर उनका यह मानना है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के युवकों को भी सरकार के खिलाफ उतारने के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं, जो सफल नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति दिलचस्प है और ये देखना भी दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी दोनों के बीच में रस्साकसी तब तक चलती रहती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो बिहार में है, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प तो हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी ने बांकीपुर की जनता की सेवा के लिए एक मंडल अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया है जो जनता का आशीर्वाद देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ है और पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करेगी। गौरतलब है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसी सीट से विधायक थे। उनके पिताजी इसके पहले विधायक थे और ये 40 साल से करीब भाजपा का अभेद किला बनी हुई है ये सीट। इसको अब चुनौती दी है प्रशांत किशोर।
हालांकि प्रशांत किशोर की मौजूदगी से इस बार चुनावी मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक माना जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा नितिन नवीन ने कि बीजेपी के बांकीपुर की जनता की सेवा के लिए एक मंडल अध्यक्ष को मौका दिया है, लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जनसुराज पार्टी अध्यक्ष प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये मामला रोचक हो गया है। बीजेपी इस सीट को जरूर जीतेगी और दिलचस्पी जो है जनता की वो यही है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें वो कैसे पार लगाते हैं, कितने मतों से जीतते हैं या उनकी जीत किस तरह से ऐतिहासिक होती है। जबलपुर के सेंट एलियासिस स्कूल के कुछ दलित हिंदू कर्मचारियों की उन्हें ईसाई धर्म अपनाने और रोज चर्च जाने के लिए दबाव डाला गया है। ये हिंदू कर्मचारियों ने दावा किया है कि फादर जैकब और जॉनी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया तथा मना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। आरोप है कि विरोध करने वाले कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी दिया गया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने हिंदू संगठनों के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया। मामले की गहराई से जांच होना चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है वो भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिलसिला किसी एक जगह से शुरू होकर तेजी से कुछ दूसरी जगहों पर भी शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ समय रहते ही जनता के सामने पूरी सत्यता आ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया और पहले के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। अदालत ने 3-3 लाख रुपए का जुर्माना दोनों पर लगाया है। ये अपने आप को युवा आइकॉन बतलाते हैं और अपनी बात सामने अपने अपने माध्यम से रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज है। अगली सुनवाई में यदि उनके आचरण में संतुष्ट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30-30 लाख रुपए तक जा सकती है। अदालत ने दोनों को भविष्य में न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। तो कई बार होता है कि जब बाढ़ आ जाती है फॉलोअर्स की, तो ऐसा लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं और वहां से हम जो भविष्यवाणी कर देंगे, आकाशवाणी कर देंगे, हाथ फैला के लोग उसे स्वीकार करते चले जाएंगे और हाथ उठा के उनका समर्थन व्यक्त करेंगे। तो जब भी आदमी हवा में होता है तो इस तरीके से उसको महसूस होता है कि सब हाथ उठा के उसी की जय जयकार कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनको जमीन दिखाई है। अब देखना है कि इनके आचरण में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बदलाव आता है या नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ताहिर हुसैन मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर उनका नाम ताहिर हुसैन की जगह कपिल होता तो शायद उन्हें बरी कर दिया जाता। ये कांग्रेस सांसद कह रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठाते हैं और मामलों को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि बयान का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में समानता और निष्पक्षता पर सवाल उठाना है। अब आप बताइए कि न्याय व्यवस्था को लेकर भी इमरान मसूद कहते हैं कि ताहिर हुसैन अगर कपिल होते तो बरी कर दिया जाता, और एक तरफ कहते हैं देश संविधान से चलता है। असल में देश इनकी नज़र में उनकी सहूलियत से चलता है। अगर कोर्ट उनके हक में बयान कर दे तो कोर्ट महान है, संविधान महान है, और यदि कोर्ट उनकी मंशा के खिलाफ जाकर, उनके एजेंडे के खिलाफ जाकर अपना निर्णय दे दे जो कि निष्पक्ष होता है, वहां पर जाकर फिर ये उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। और यही जनता बहुत अच्छे से देखती है, समझती है, और फिर उसका जब वो फैसला दे देती है तो बात ईवीएम पे आ जाती है, बात वोट चोरी पे आ जाती है, बात जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन अपना गिरवान में झाँक कर नहीं देखते कि वो कैसे कैसे बीज समय समय पे बोते रहते हैं, जिसकी फसल उनको आगे जाके काटना पड़ती है। उनको ही नहीं, खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। अब अंत में बात करते हैं POJK की। पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को आजाद कश्मीर कहे जाने के दावे पर अब वहां के कुछ नेताओं ने सवाल उठा दिए। JAAC ये POJK का एक संगठन है और इसके नेता हैं सरदार अमान खान। जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इसके सदर हैं सरदार अमान खान। और कश्मीर विवादित नहीं बल्कि कब्जे वाला क्षेत्र है, अब उन्होंने खुलेआम ये बात कह दी है और यह भी कहा कि ये कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं रहा। ये POJK के बारे में वहीं पर जो संगठन है उसके नेता कह रहे हैं। यह बयान उन्होंने एक बड़ी रैली में हजारों लोगों की मौजूदगी में दिया है। और हम आपको ये बतला दें कि POJK में इंटरनेट बंद है, और जब से इंटरनेट बंद है तब से खबरें वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखाई नहीं जा रही, लेकिन यहाँ वहाँ से सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो लोग हैं, जो विद्रोही हैं या विरोध कर रहे हैं, वे अपनी खबरों को दुनिया के सामने ला रहे हैं, जो कि बहुत कम तादाद में निकल रही है, लेकिन जो निकल रही है उससे पूरी कहानी सामने आ रही है कि POJK में आखिर क्या हो रहा है। भारत यह बात पिछले 78 वर्षों से कहता आ रहा है कि वो कभी आज़ाद नहीं रहा, वो गुलाम रहा है POJK, लेकिन पाकिस्तान इसे केवल प्रचार बताता रहा और गले की नस कहता रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान का ISI। लेकिन अब POJK ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं और अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करेंगे। तो ये रैलियों में दिन ब दिन ये बातें आ रही हैं और POJK में
जैसा कि बताया जा रहा है कथित सूत्रों के अनुसार कि अभी फिलहाल 6 लोगों की मौत हुई है जो आंदोलन में गोलीबारी हुई, और अभी तक 50 से ज़्यादा लोग आंदोलन करते हुए मौत के शिकार हो चुके हैं। ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है, हालांकि हम इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वहीं से सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें बाहर आ रही हैं, और खबरें और सत्यता बहुत समय तक सोशल मीडिया के दौर में छुपती नहीं है। तो ये देश विदेश की 10 खास खबरें थी, थोड़ा समय निकालकर आपने इनको देखा। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से देश दुनिया को लेकर अपडेट हुए होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।